डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन हमको अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस हमको पढ़ना है। काइनेमेटिक्स क्या होता था, हम मोशन को स्टडी करते थे कि मोशन कैसा हो रहा है, कितना हो रहा है, आखिरी में उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। हम काइनेमेटिक्स मतलब इस तरह से स्टडी करते थे। डायनेमिक्स में अपन क्या स्टडी करते थे, कॉज ऑफ मोशन, कि किस वजह से मोशन हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है ना। तो हम लोग अगेन यहां पर जो पढ़ने वाले हैं डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन पढ़ने वाले हैं। अब डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन में आएगा क्या क्या, पहले इस बात पे देखते हैं। तो डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन में सबसे पहले जो आएगा वो रहेगा टॉर्क। आप बोल रहे होंगे आप सर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, मगर पिछली बार आपने जो टॉर्क देखा था वो सिंपल एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए देखा था, है ना। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, फिर बाद में एक रिजिड बॉडी के लिए पढ़े थे, अलग अलग रॉड के लिए क्या होगा, रिंग के लिए क्या होगा, डिस्क के लिए क्या होगा, याद आया कुछ। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर। फिर बोले एक यूनिफॉर्म बॉडी रही, रॉड रहा तो ms स्क्वायर अपॉन 12, रिंग रहा तो mr स्क्वायर, एक यूनिफॉर्म बॉडीज के लिए पढ़े थे। इसी तरह से आपने एंगुलर मोमेंटम भी पढ़े थे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए पढ़े थे। बोले r इंटू पी का प्रोडक्ट होता है या mvr होता है, अच्छा ठीक है चलो मान लिया। फिर उसके बाद हम लोग ने बॉडी के लिए पढ़े थे I इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम का। बिल्कुल वैसे ही टॉर्क एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल R इंटू एफ करके फॉर्मूला हम लोग ने पढ़े थे। अब यहाँ पर हमें टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग रिजिड बॉडी पढ़ना है। जैसे कि लीनियर मोशन में होता है फोर्स, वैसे ही रोटेशनल मोशन में एनालॉजी क्या होती है उसकी, टॉर्क। हम वैसे ही आगे और भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में होता है, सीधे सीधे जाता है, हम जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। रोटेशनल मोशन में क्या होगा, है ना। हम जानते हैं कि भैया यहाँ पर आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ऑफ mv स्क्वायर होता है, वो तो हम लोग जानते हैं हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। इसके अलावा भी कई सारे फॉर्मूले आएंगे, पावर का फॉर्मूला आएगा, इम्पल्स का फॉर्मूला आएगा। ये सब रोटेशनल मोशन में कैसे लिखे जाएंगे, तो हमको वो सब स्टडी करना है ना। डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन ये वो रीजन है जिसको अच्छे लेवल पे बढ़ाया जा सकता है। मतलब जेईई में कहा जाएगा खास तौर से, यहाँ पर ज़बरदस्त क्वेश्चन आते हैं इसके, ये टॉपिक के, है ना। नीट में तो चलो ठीक है, आप पर रहम खाते हुए वो लोग ज़्यादा हाई लेवल नहीं करते, मगर जेईई में सबसे ज़्यादा ये पार्ट, मतलब ये है वो पार्ट जो सताता है जेईई वालों को, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जेईई में डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, जिसमें सबसे पहले मैं देखूंगा एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। ओके, तो ये आपको स्टेट बोर्ड में भी आता है, इसीलिए मुझे डायरेक्ट लेना पड़ रहा, मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन लेना पड़ रहा है। तो कंसिडर करिए एक बॉडी ऑफ एनी रैंडम शेप विच इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो मैं पहले डिस्क्राइब करूंगा बॉडी को। कंसिडर अ रिजिड बॉडी of any shape rotating about a fixed axis passing through O, rotating about a fixed axis passing through O। ओके, तो वही हम लोग ने इमेजिन किया कि एक रिजिड बॉडी है ऑफ एनी शेप पासिंग थ्रू, रोटेटिंग अबाउट एनी फिक्स एक्सिस पासिंग थ्रू ओ विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। और उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे बेटा, कांस्टेंट है। तो बिल्कुल पहले की तरह हमने बॉडी को डिस्क्राइब किए। हाँ, उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट था, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट था, और यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है।
ओके, अब बॉडी को और डिस्क्राइब करेंगे. लेट m1, m2, m3 and mn be the masses of particle at distance, या मैं बेहतर करूं एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, r2, r3 rn from axis of rotation, from axis of rotation. तो हमने कहा कि m1, m2, m3 mn ये जो सब मासेस मान के चलो सभी पार्टिकल्स के एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस और सबके परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन हम लोग ने मार्क कर दिया. नेक्स्ट पॉइंट है, तो चलो मैं थोड़ा डायग्राम बता दूं. ये मास m1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, ये मास m2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2, इसी तरह ये मास m3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3, और एक और मास ले लेते हैं हम लोग, मास mn परपेंडिकुलर डिस्टेंस rn. ठीक है, चलो हम लोग ने ये क्या किए, सभी बॉडीज़ के मार्क कर लिए हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मासेस. ऐसा है कि देखो जब ये बॉडी रोटेट होगी तो ये पार्टिकल को ऐसा फील होगा कि इसको इस साइड में कोई फोर्स लगा रहा है. तो ये पार्टिकल को कितना फोर्स फील होगा, F1. ये पार्टिकल को कितना फोर्स फील होगा, F2. ये पार्टिकल को कितना फोर्स होगा फील, F3. और इसे कितना फील होगा, Fn. तो मैं लिखूंगा व्हेन द बॉडी रोटेट्स, तो जब कभी बॉडी रोटेट होती है, द पार्टिकल्स परफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं. ओके, तो मैं कहूँगा ठीक है, पहला पार्टिकल फिर कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, देन द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय पार्टिकल ऑफ मास m1 इज. तो भैया जो पार्टिकल है ऑफ मास m1 वो कितना टॉर्क फील करेगा, आप लिखेंगे τ1 इज इक्वल्स टू r1 इंटू F1 या F1 इंटू R1, जो आप लिखना चाहे लिख सकते हैं. तो बोले ये पहला पार्टिकल कुछ इतना था टॉर्क फील करेगा. अच्छा ठीक है, मैं इसको आगे क्या लिख सकता हूँ, R1 m1 इंटू A1. बोले ये कैसा, न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स को आप मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हो ना भैया. तो F1 को क्या लिखोगे, m1 इंटू A1. ठीक है भाई, मान लिए. उसी सर्कुलर मोशन चैप्टर में एक और चीज़ आपने पढ़े थे, वेरिएशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, A इज इक्वल्स टू R इंटू अल्फा, है ना. तो फिर मैं यहाँ A1 की जगह लिख सकता हूँ R1 इंटू अल्फा, है ना. तो यहाँ थोड़ा मैं बता दूँ कि सिंस F इज इक्वल्स टू ma एंड A इज इक्वल्स टू R इंटू अल्फा, इसी वजह से ये ऐसा लिखा गया. तो देयरफॉर τ1 इज इक्वल्स टू मैं यहाँ लिख सकता हूँ m1 r1 स्क्वायर इंटू अल्फा, है कि नहीं. अब फिर से आया सर अल्फा को 1 क्यों नहीं लगाए, तुमने m1 को लगाया, r1 को लगाया, a1 को भी लगा दिए थे, अल्फा को क्यों नहीं लगाए. क्योंकि बेटा अल्फा जो है वो पूरी बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन है ना. और पूरी बॉडी का जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वही आपके कहा जाएगा एक एक पार्टिकल का होता है. बोले समझा नहीं कैसे, जैसे पिछली बार याद करो, मैंने कहा था कि ये एक पार्टिकल कंसिडर करो, है ना. मैंने कहा कि भैया आपने ऐसा, सॉरी, ये पूरी बॉडी में ऐसी रोटेट करती है 90 डिग्री पे, तो ये पार्टिकल ने कितना एंगल कवर किया, 90.
ये वाले पार्टिकल ने कितना कवर किया, 90 डिग्री। मैंने कहा वो एक सेकंड में क्या हो रहा है कि ये 90 डिग्री के एंगल पे आ रहा है, तो मैं बोलूँगा उसकी एंगुलर स्पीड कितनी है, आप बोलेंगे सर π/2 रेडियन पर सेकेंड। आप क्या बोलेंगे, π/2 रेडियन पर सेकेंड। मैं बोलूँगा ये वाले पार्टिकल का कितना है, π/2 रेडियन पर सेकेंड। ये वाले पार्टिकल कितना है, π/2 रेडियन पर सेकेंड। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है कि नहीं। अब ऐसा इमेजिन करके मैं घूम रहा ऐसा, बीइंग अ रिजिड बॉडी, अब मैं स्पीड बढ़ाते जा रहा, तो जितनी स्पीड इसकी बढ़ेगी, एंगुलर वेलोसिटी जितना उसका बढ़ेगा उतना ही इसका भी बढ़ेगा, है कि नहीं। तो भैया बात वही है कि हर एक पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन कैसा आएगा, सेम आएगा। तो इसीलिए मैंने उसको 1-2 नहीं लगाया, ठीक है। अब चलो ठीक है, ये तो मान लिया, पहले पार्टिकल का आ गया जिसका मास m1 है, उसका टॉर्क आ गया। इसी तरह दूसरे पार्टिकल का क्या आएगा, सिमिलरली टॉर्क experienced by particle of mass m2 m3 ... mn r, तो τ2 इज इक्वल्स टू m2 r2 का स्क्वायर इंटू अल्फा, कॉमा τ3 इज इक्वल्स टू m3 r3 का स्क्वायर अल्फा, डॉट τn इज इक्वल्स टू mn rn का स्क्वायर अल्फा। तो हर एक पार्टिकल कितना टॉर्क फील कर रहा है अपन ने क्या करे भैया, पता लगा लिए, है कि नहीं। अब हमको क्या करना है, हमको पूरी बॉडी कितना टॉर्क फील कर रही है वो पता लगाना। इधर का हो गया ना, hence the torque experienced by complete rotating rigid body is, पूरा जो रिजिड बॉडी है वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, टॉ इज इक्वल्स टू τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डॉट प्लस τn। तो भैया ऐसा है कि देयरफॉर τ इक्वल्स टू m1 r1 का स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 का स्क्वायर अल्फा प्लस m3 r3 का स्क्वायर अल्फा प्लस डॉट प्लस mn rn का स्क्वायर अल्फा। अब इसमें से आप क्या करो, अल्फा कॉमन निकाल लो, तो m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस डॉट प्लस mn rn का स्क्वायर, और ये हो गया इंटू अल्फ़ा। अब ये जो ब्रैकेट में सब कुछ मौजूद है वो असल में क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो मैं लिख सकता हूँ टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फ़ा। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ रहा फॉर रोटेटिंग रिजिड बॉडी टॉर्क का, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। एक आर इंटू एफ आया, मगर जनरली वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए होता है ना, और आई इंटू अल्फा फॉर अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। आप क्या करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उसके एंगुलर एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो। चलो लिखो फटाफट। अच्छा, और समीर का क्या है, अपडेट नहीं, घर पे बात करो। आप इसको पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना बोलना एक बार क्लियर कर लो, बोलना मन करे जब आता लेट आता। दानियल को भेजो, समीर को रहने दो बात।
चलिए हुआ बेटा। उधर का हो गया। टॉर्क का देखे हमने, अब देखेंगे एंगुलर इम्पल्स। एंगुलर इम्पल्स, इम्पल्स याद आया? जब किसी बॉडी पे शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए एक बहुत लार्ज फोर्स लगता है तो उसको हम लोग इम्पल्स कहते हैं। जैसे आप हथौड़े से किसी कीले को ठोकते हो उधर, तो वो असल में फोर्स एक इम्पल्स होता है। फुटबॉल को आप किक करते हो तो वो भी एक इम्पल्स होता है। किसी को बुक्का मारते हो तो वो भी एक इम्पल्स होता है। किसी को थप्पड़ मारते हो तो वो भी एक इम्पल्स होता है ना। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अ लार्ज फोर्स, है ना। तो अब यही हम लोग कह रहे हैं एंगुलर इम्पल्स क्या है। अब साफ समझ में आ रहा है भैया, कोई चीज़ अगर सीधी जा रही थी, जैसे कि आप हथौड़े से कीले को ठोक रहे थे, ये लीनियर इम्पल्स था, है कि नहीं। फुटबॉल को किक कर रहे थे, लीनियर इम्पल्स था। हाँ, और वही अगर थप्पड़ की बात करेंगे, रोटेशनल मोशन आया ना। तो अगर आप किसी को स्लो मोशन में देखेंगे, कौन बनना चाहेगा यहाँ पर डमी है ना। तो अब एक भैया यू, है ना, किसी को आप ऐसा यू मार रहे, देखो रोटेशनल मोशन हो रहा ना मेरे हाथ का। तो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ फोर्स, एक लार्ज फोर्स तो नहीं बोल सकता मैं, क्या बोलना पड़ेगा, टॉर्क जब जनरेट होता है तो उसे हम लोग कहते हैं एंगुलर इम्पल्स। अब हम लोग देखो, हम एक बात जानते हैं कि वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू अल्फा। अभी ताज़ा देखा हुआ है, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। हमने अभी प्रूव किया। देयरफॉर हम टॉर्क को ऐसा भी लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब डी टी को इधर कर दो, टी इंटू डी टी आई इंटू डी ओमेगा, है ना, टी इंटू डी टी आई इंटू ओमेगा। अब टी इंटू डी टी क्या इंडिकेट करता है कि बहुत छोटे से टाइम डी टी में कितना टॉर्क आ गया। हालांकि यही एंगुलर इम्पल्स बन चुका है यहाँ पर, मगर हम लोग जनरली जो एंगुलर इम्पल्स निकालते हैं एक डेफिनेट टाइम में निकालते हैं। इतने टाइम में पता लगाओ कि कितना एंगुलर इम्पल्स आया है। तो फिर मैं लिखूँगा हेंस द एंगुलर इम्पल्स in a time 0 to t will be, in a time 0 to t will be। तो आप इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन t इंटू डी टी, t इंटू डी टी फ्रॉम द टाइम 0 to t इज इक्वल्स टू आई इंटू डी ओमेगा, ओमेगा 1 to ओमेगा 2, है ना। बिल्कुल बेटा वो पूरा वैसी है। तुम अगर नोटिस कर रहे होंगे ना, जैसा कि फोर्स होता लीनियर मोशन में, रोटेशनल मोशन में क्या होता है, टॉर्क।
तो फोर्स की जगह एफ इंटू डी टी आता था ना, याद करो लीनियर इंपल्स एफ इंटू डी टी था वो, है कि नहीं। यहाँ पर टॉर्क इंटू डी टी आ गया, है ना। वहां पर याद करो वो एम वी टू माइनस वी वन आता था, या एम डी वी आ रहा था, इंटीग्रेशन कर रहे थे आप वी वन टू वी टू। अब यहाँ पर आपको मालूम है कि मास का यहाँ कौन है एनालॉगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एनालॉगी मतलब उसके जैसा, मास का एनालॉगी कौन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और लीनियर वेलोसिटी का एनालॉगी कौन है, एंगुलर वेलोसिटी। तो बस उसी के ऐसे ही तो आ रहा पूरा का पूरा, वो याद है तो ये भी याद है। तो फिर मैं बोलूंगा ये जो पूरा पार्ट आपको नजर आ रहा है ना, ये एंगुलर इंपल्स है। हियर इंटीग्रेशन 0 to t tau into dt represents angular impulse from 0 to t, 0 से लेके t तक के एंगुलर इंपल्स आता है जो। तो फिर मैं लिखूंगा अच्छा ऐसी बात है, तो एंगुलर इंपल्स का फॉर्मूला फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू, इसको आप क्या करो, आई को कर लो बाहर, हाँ जी कर लिए बाहर, डी ओमेगा, ओमेगा 1 to ओमेगा 2। तो बोले फिर भैया ये हो जाएगा आई इंटू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, है ना। और फिर अगर आप चाहे तो आई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आई इंटू ओमेगा 2 माइनस आई इंटू ओमेगा 1 कुछ। अब ये कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई इंटू ओमेगा क्या होता है, अमजद, आई इंटू ओमेगा होता क्या है, अमजद चुल्लू भर पानी ले गया, इस बार गंदा वाला ले गया ना, नालायको गधो, तुमको कुछ नहीं आता। एंगुलर मोमेंटम होता ना एल इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा, अरे तोबा तोबा, कल परसों तो, परसों नहीं हाँ जब भी है करे तो सही कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करे तुमने, एल इंटू आई इंटू ओमेगा, एल इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम है ना ये। तो ये एंगुलर मोमेंटम है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, ये होता है एंगुलर इंपल्स, लिख लो। तो ये हुआ एंगुलर इंपल्स का एक फॉर्मूला, ये वाला, ये दूसरा फॉर्मूला, और ये तीसरा फॉर्मूला। Some another analogy of rotational motion आराम से बैठो, बहुत अच्छे से बैठो, नहीं सम अनदर एनालॉगी ऑफ रोटेशनल मोशन, जैसे फोर्स और टॉर्क का आपने देखे वैसी और भी कुछ एनालॉगी अपन देखने वाले हैं। क्या, लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन, चलो लिस्ट बना लेते हैं। मैं डायरेक्ट प्रूफ पे ना जाकर डायरेक्ट फार्मूले लिखा देता हूँ, क्योंकि इसका डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें तो हम जानते हैं ऑलरेडी, उसको लिख देते हैं बस, क्योंकि यूज़ में आने वाला है वो। तो फोर्स का जैसे हम जानते हैं लीनियर मोशन में होता है F इज इक्वल्स टू एम ए, वैसे ही रोटेशनल मोशन में टॉर्क का होता है टॉ इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। फिर जैसे कि हम लोग फोर्स लीनियर मोशन में पढ़ते हैं वर्क डन, वर्क इन लीनियर मोशन हम लोग क्या देखते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। तो रोटेशनल मोशन में वर्क को क्या लिखेंगे, कौन बताएगा क्या फॉर्मूला आएगा वर्क का रोटेशनल मोशन में, दिमाग लगाओ दिमाग,
टॉर्क इनटू, सही। फोर्स का एनालॉगी क्या है? टॉर्क है। जैसा कि लीनियर मोशन में फोर्स है, रोटेशनल मोशन में कौन है? टॉर्क है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एनालॉगी क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर टॉ डॉट वेक्टर थीटा। फिर उसके बाद चलो ये तो मालूम ही है, बट फिर भी यहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी। काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर। फिर उसके बाद पावर, पावर वेक्टर f डॉट वेक्टर v। याद है इंस्टेंटेनियस पावर, वेक्टर f डॉट वेक्टर v। अब बताओ भैया यहां पर क्या आएगा पावर का फॉर्मूला? जस्ट अ मोमेंट। ओ भाई पावर को क्या को दे रहा तू? हाँ, टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी, या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर वेलोसिटी। गुड। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम याद आया है ना? वर्क एनर्जी थ्योरम है कि नहीं? तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। वर्क एनर्जी थ्योरम, बोलो क्या आएगा यहाँ पे? हाफ ऑफ I ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर। वेरी गुड, खूब सरस। अरे बैठ जा, काय को पैरों को दुखा रही? चलो, स्टार्टिंग अ प्रॉब्लम फ्रॉम NCERT। ये हो गया ना? नीला नीला अब तो बढ़ गया हो। बचा ही क्या? जन देख लेना, इसमें से कर लेना। A chord of negligible mass is wound round the rim of a flywheel of mass 20 kilogram and radius 20 centimeter. Full stop. A steady pull of 25 Newton is applied on the cord. cord की स्पेलिंग गलत नहीं हो रही? As shown in figure. The flywheel is mounted on a horizontal
axle with frictionless bearings. आराम करो, बाहर चाय को पूछो, पैसे उनसे लेना मगर। नहीं तो बोलेंगे भाई अरे चाय भाई मिल रही है सर, मेरे को बाहर ही खड़े रहने देना था फिर तो। अरे भैया हाँ, रेडियस कैपिटल आर पकड़ लो, बस इतना लिख दो। सो नंबर 1, compute angular acceleration of wheel। सबसे पहले आपको एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ व्हील निकालना है। दूसरा, फाइंड द वर्क डन बाय द पुल। अरे when 2 meter of the cord is unwound। अनवुंड का मतलब क्या होगा रे? अनवुंड, वुंड करना मतलब क्या होता है? लपेटना। उसको खोलना बोले तो क्या होगा? अनवुंड। फाइंड ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी of the wheel at this point। Assume that the wheel starts फ्रॉम रेस्ट। मान के चलो कि व्हील जो है रेस्ट से स्टार्ट होता है। चलो ये हो गया टेबल। रेडियस कितना बोला उसने? 20 सेंटीमीटर ना, यानी 0.2। चल भाई, तो पहले समझो भाई क्या दिया हुआ है। अ कॉर्ड ऑफ निग्लिजिबल मास इज वुंड ऑन द राउंड द रिम ऑफ अ फ्लाईव्हील, यानी डिस्क के जैसा, ऑफ मास 20 किलोग्राम। तो एक डिस्क के शेप में एक फ्लाईव्हील है। फ्लाईव्हील मतलब एक सिंपल, वो क्या बोलेंगे उसको, चक्के के जैसा है। वो पुली नहीं आती, वो अपन पुली जो कुएं के ऊपर लगी रहती, उस पर रस्सी लपेटी रहती,
आप रस्सी को खींचते तो पुली भी गोल गोल घूमती, तो वैसे ही कुछ यहाँ पर सिस्टम है। और उसने बोला कि इसका रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर। तो देखो भाई सबसे पहले आपको तो रेडियस मिला यहाँ पे, तो मैं सबसे पहले तो ये लिस्ट बना लेता हूँ मेरे को क्या क्या दिया हुआ है उसकी। तो मुझे सबसे पहले तो दिया हुआ है आपका पुली का रेडियस, हाँ जी मान लीजिए रेडियस दिया हुआ है। अ स्टेडी पुल ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द कॉर्ड एज शोन इन फिगर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप फुल पुल यानी कि फोर्स लगा रहे हैं 25 न्यूटन का। ओके ठीक है। द फ्लाई व्हील इज माउंटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल एक्सेल, मतलब एक ऐसे एक्सेल पर लपेटा हुआ है, मतलब सॉरी माउंटेड है आपका फ्लाई व्हील। ये तो फ्रिक्शनलेस बेरिंग है, कोई काम करनी है। आगे देखो, कंप्यूट एंगुलर एक्सेलरेशन, तुमको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो बोल रहा है तुम एंगुलर एक्सेलरेशन पता लगाओ। दूसरा क्या बोल रहा कि कंप्यूट एंगुलर एक्सेलरेशन बाय द पुल व्हेन 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड इज अनवुंड। अच्छा, तो भैया एंगुलर एक्सेलरेशन कब का चाहिए, जब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका होगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये रस्सी कितना खुल चुकी होंगी 2 मीटर तक। फाइंड, अरे ओ भैया मैंने ऊपर का नीचे का मिस कर दिया। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन सेपरेट है, फिर आगे क्या है, फाइंड द वर्क डन बाय द पुल व्हेन 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड इज अनवुंड। अच्छा, अगला पूछा है कि वर्क डन पता लगाओ कब, जब रस्सी 2 मीटर तक खुल चुकी होगी, मतलब आप नीचे सरका चुके होंगे इसको 2 मीटर तक, तब। फाइंड ऑल्सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल व्हील एट दिस पॉइंट, और जब रस्सी 2 मीटर तक खुल चुकी होगी उसी वक्त काइनेटिक एनर्जी क्या होगा वो भी पता लगाओ। अच्छा, ये कैसे पता लगाएंगे, चलो देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहला सिस्टम आपको क्या कैलकुलेट करना है, बोले कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन। यार ये एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, क्या लगता है कैसे निकालेंगे, सोचो जब तक पानी पिए तक। ये फ्लाईव्हील एक रिजिड बॉडी है, और रिजिड बॉडी के ऊपर लगने वाले टॉर्क का फॉर्मूला क्या है। हम लोग एक बात जानते हैं, सिंस टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, पढ़े हो ना भैया, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। ऑल्सो बोले टॉर्क का एक और फॉर्मूला है, बोले क्या, आर इंटू एफ, रेडियस है ना, कैपिटल आर बोला ना उसको मैंने, रेडियस इंटू फोर्स है कि नहीं। अरे भैया इसको फोर्स लग रहा है ना साइड से 25 न्यूटन का टेंजेंशियली, और ये फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है, आर है ना, रेडियस। और रेडियस और फोर्स के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं आप, टॉर्क बोलते हैं ना। बोले हाँ बिल्कुल सही है, इन दोनों को इक्वेट करो, आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू आर इंटू एफ। अच्छा, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, तो पहले आर, एक काम करते हैं आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। आई क्या रहेगा, क्योंकि ये डिस्क है तो एम आर स्क्वायर अपॉन 2 आर इंटू एफ है ना, क्योंकि ये डिस्क है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, एम आर स्क्वायर अपॉन 2, और अल्फा जैसे कि वैसे, आर जैसे कि वैसे, एफ जैसे कि वैसे। अब आर गया, ये एक आर गया, इसको उधर लेके जाओ, तो हम कहेंगे देखो अल्फा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एफ अपॉन एम आर। वो कौन था वो जो बाहर क्लास चालू रहती थी, उनको एंट्री नहीं मिलती थी, बाहर दरवाजे में खिड़की में खड़े रह के पढ़ते थे, सुभाष चंद्र बोस थे या डॉक्टर अम्बेडकर थे, आई थिंक अम्बेडकर साहब थे ना, ठीक है, एक और अम्बेडकर साहब यहाँ पर मिल गया अभी। कितना डेडिकेशन देखो, है ना, क्लास में एंट्री नहीं मिल रही, मगर वो दूसरी क्लास के अंदर से मुंडी ढाल के ऐसा वो पूरा वो देख रहे, ऑब्जर्व कर रहे, माशाल्लाह, वेरी गुड, कीप इट अप। क्या, हाँ ठीक है, चलो क्या बोले समझा नहीं मेरे को तो बोले ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एफ, एफ कितना है 25 का, अरे मास है क्या इसका दिया हुआ, हाँ है ना 25, मास कितना है 20, और रेडियस कितने का है 20 सेंटीमीटर, यानी 0.2, 2 1 जा 2 10 जा,
तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25/2। देखो अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा इक्वल्स टू 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये पहला जवाब हो गया। अब निकालना अपने को वर्क 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 कैसे निकालेंगे? तो आप सोच रहे होंगे वर्क निकालने के लिए हमको टॉ इंटू थीटा करना पड़ेगा। थीटा क्या है, टॉर्क क्या है? बिल्कुल है, कर सकते हैं आप, बिल्कुल टॉर्क इंटू थीटा का इस्तेमाल करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर उसके लिए पहले थीटा निकालना पड़ेगा। वो थीटा कैसे निकालेंगे? तो फिर मैं बोलूँगा रुको जरा, सब्र करो, है कि इतना लंबा मत जाओ, है ना। क्योंकि देखो भाई, टॉर्क किसका एनालॉजी है, किसके जैसा है? फोर्स के जैसा। थीटा किसका एनालॉजी है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट का। मेरे पास एक डेटा है जो भले थीटा तो नहीं है मगर उसके जैसा है, वो क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। बोले कहां से लीनियर डिस्प्लेसमेंट आया? यहां से, है कि नहीं? अरे भैया रस्सी को आपने यहां पर ऐसा लेके नीचे खींचे, रस्सी को आपने ऐसा नीचे खींचे, तो जब आपने रस्सी को नीचे खींचे तो भैया रस्सी खुलते गए खुलते गए खुलते गए, रस्सी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है फिर? 2 मीटर। आप समझ रहे क्या केस? देखो रस्सी लपेटी हुई है, रस्सी को खोल रहे खोल रहे खोल रहे खोल रहे खोल रहे खोल रहे, तो मैं कहूंगा रस्सी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 मीटर। रस्सी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 मीटर। अब उसने 2 मीटर जब डिस्प्लेसमेंट हुआ रस्सी का खुला, है ना, और उसके लिए आपने फोर्स कितने का लगाया? 25 न्यूटन। अच्छा, इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते? वर्क। बोले कैसे? कि मुझे फोर्स भी मिल गया, डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया, है ना। तो मैं जब ये फॉर्मूला लगाऊंगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसी से मेरा डायरेक्ट निकल सकता है। तो फोर्स कितने का है? 25 का। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर का, तो कितना हो जाएगा? 50 जूल। यहां पर मेरा वर्क डन इजीली आ गया 50 जूल्स, है ना। आप बोलेंगे नहीं ना सर वो तो रोटेशनल का आता है ना। बेटा ठीक है ना, मैं बोलूँगा भैया जितना ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट करेगा, है ना, जितना ये आपका आगे आगे बढ़ेगा उतना ही गोल गोल घूमेगा ना, ये तो एनालॉजी है ना एक दूसरे के। वो अब आगे हम लोग कहेंगे ठीक है मान लिया उस्ताद, अब आखिरी का कैसा फिर? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील। क्या बोल रहे इसको भी हाफ ऑफ mv स्क्वायर से करेंगे? नहीं नहीं, इसको तो हाफ ऑफ आई ओमेगा यूज करना पड़ेगा। मगर कैसे हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर? हमको ये तो समझ में आ रहा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला जो यूज करना है वो है हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई की वैल्यू तो है मेरे पास, ओमेगा कहां से लाऊं? तो बोले भाई कोई बात नहीं, काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज करो। बोले इसने क्या बोला? शुरुआत में क्या था? वो रेस्ट पे थे ना, थोड़ी देर के बाद ये स्पीड पकड़ लिया उसने। तो बोलेंगे ठीक है ठीक है ठीक, बोले पता चल जाता। ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 का स्क्वायर, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा। मेरा टारगेट है ओमेगा निकालना। ओमेगा 0 की वैल्यू तो खुद 0 है, अल्फा 12.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। यार थीटा नहीं पता चल रहा है यार, थीटा कैसे पता लगाएंगे? थीटा कैसे पता लगाएंगे? सॉरी नहीं नहीं बेटा, वो तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ना। थीटा की जगह थोड़ी डाल सकते हैं, ये तो पूरा फॉर्मूला बदल दो। आप इसको v स्क्वायर ओमेगा v0 का स्क्वायर ट्वाइस as का डालो, फिर s की वैल्यू 2 मीटर डालो, फिर आपको लीनियर एक्सेलरेशन लगेगा, फिर उसमें आपको लीनियर वेलोसिटी निकलेगी, फिर उसके बाद ओमेगा निकालो, लंबा चौड़ा हो जाएगा। मैं वो थीटा कैसे निकालूंगा? थीटा की डायरेक्ट वैल्यू नहीं है। याद करो इससे पहले क्या कोई ऐसा फॉर्मूला आपने देखे थे जिसमें रिलेशन बिटवीन मैंने लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताया था? रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताया था? बताया तो था। मोशन इन अ प्लेन, या चलो ठीक है सर्कुलर मोशन के चैप्टर याद करो। सर्कुलर मोशन चैप्टर जब आपने करे थे, वेरिएबल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, उसमें एक आया था टर्म अपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उसमें एक फॉर्मूला आया था S इज इक्वल्स टू R इंटू थीटा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या फिर आपको ऐसा फॉर्मूला लिखा गया था वो असल में, थीटा इज इक्वल्स टू S अपॉन R। फॉर्मूला ऐसा लिखा गया था, थीटा इज इक्वल्स टू
एस अपॉन आर, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा। तो बोले हाँ यार ये तो फॉर्मूला था मेरे पास, सिंस थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। मैं बोलूँगा इस रस्सी का लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 2 मीटर। हाँ जी भैया, इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2 मीटर। रेडियस कितना है उसका, 2 सेंटीमीटर। 2 मीटर की 20 मीटर नहीं, 2 मीटर है ना, हाँ तो 0.2 हो गया। तो मैं बोलूँगा थीटा फिर कितना हुआ, 10 रेडियन। थीटा कितना हो गया, 10 रेडियन। अरे भाई समझे क्या, नहीं समझे? अरे कोई भी चीज़ जब गोल गोल घूमती तो उसके साथ उसका पार्टिकल जब सीधा जाता ना, बोले पार्टिकल सीधा कैसे जाएगा? अरे भैया देखो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये पार्टिकल का रास्ता यहाँ से यहाँ देखो, ये पार्टिकल का रास्ता यहाँ से यहाँ देखो। जब पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है तो इस रास्ते को थोड़ा बहुत तुम सीधा मान के चल सकते ना, है ना? तो बोले ये रास्ते की लंबाई कितनी है, तो बोले भाई ये रास्ते की लंबाई एस है, ठीक है। सेंटर के साथ एंगल कितना बनाया, थीटा। रेडियस क्या है, आर। तो मैं बोलूँगा एस इज इक्वल टू क्या आता, आर इंटू थीटा। वो सर्कुलर मोशन सर्कल चैप्टर मैथमेटिक्स 10th स्टैंडर्ड, उसका फॉर्मूला है एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, है ना? एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब ऐसा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रस्सी का, चलो भाई माना कि आपकी जो कहा जाएगा ये जो व्हील है उसका लीनियर मोशन नहीं हो रहा, मगर रस्सी का तो हो रहा ना। रस्सी तो सीधा सीधा नीचे जा रही ना, है कि नहीं? और उसको जितना आप लीनियरली मोशन बढ़ाते जाओगे तो इसका एंगुलर मोशन भी उतना बढ़ता चला जाएगा ना। तो मैं इसको एस इज इक्वल थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर बोल सकता। तो भैया जब ये फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने तो वो आया 10 रेडियन। चल भाई फॉर्मूला डाल दे यहाँ पे, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू, या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा थीटा। अल्फा कितना है रे, 12.5, और थीटा कितना है 10, 25, 250, 250 है ना। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जा रहा है, 250। चलो फिर 1 इक्वेशन नंबर 1 में डालो, फ्रॉम 1 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आई, कितने का था? अरे यार वो आई निकालना पड़ेगा फिर से अलग से, निकाल रहे हैं। एम आर स्क्वायर अपॉन 2 कितना आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम आर स्क्वायर अपॉन 2 कितना है, पता लगाओ। मास कितने का है, 20 का, 0.04, 0.4 आ रहा हूँ, 0.4। तो चेक कर लेना एक बार, मैंने जल्दी जल्दी में किया, ठीक है। तो देख ये 0 इसको दूंगा तो खा जाएगा, ये 0 4 हो जाएगा, 50 रहता बाहर आंसर, 50 जूल। किसके? फॉर्मूले में खुद ओमेगा स्क्वायर है तो मैंने ओमेगा स्क्वायर की ही वैल्यू डाला, ठीक है। तो ये रहा काइनेटिक एनर्जी, तीनों चीजें निकल गई, लिख लो। क्वेश्चन लिखना हो गया क्या? A rope of negligible mass is wound
on a round hollow cylinder of mass 3 kilograms and radius 40 centimeter. What is angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled? Again, this is a problem from NCERT. एग्जाम में आ सकता है ये आपके नीट के. If the rope is pulled with a force of 30 newtons, what is linear acceleration of the rope? Assume that there is no slipping. कौन बताएगा इसका आंसर मुझे फटाफट? पहला वाला तो आप निकाल सकते हो यार, है ना. बोले कैसे? अरे ये क्या है सामने, कहाँ गए हो पहला? हाँ ये तो है फॉर्मूला. हॉलो सिलेंडर, रस्सी किस पे लपेटी हुई है? हॉलो सिलेंडर पे. है ना. और हॉलो सिलेंडर थोड़ा बहुत इमेजिन करने के लिए, ये आपका हॉलो सिलेंडर है, ये एक्सिस है, और फिर उसके बाद जिस तरह से ऑब्जेक्ट है, आप उसको नीचे खोलेंगे, वज़न से नीचे खिलेगा. फोर्स लगा रहे हैं क्या आप इसके ऊपर? हाँ, फोर्स लगा रहे हैं आप 30 न्यूटन का. तो ये रस्सी खुलते चले जाएगी सिलेंडर पे से. चलो बताओ जल्दी, पहला आंसर क्या आ रहा? 1.2. नो बेटा. हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिया आपने? mr² लिए ना हॉलो सिलेंडर का, खुद की एक्सिस पे रोटेट होगा. चलो पहले लिस्ट बना लेता हूँ क्या क्या दिया हुआ मेरे को. So a rope of negligible mass is wound on a round hollow cylinder of mass 3 किलोग्राम. कितना बेटा? 50. और नहीं, 50 भी नहीं है वो, मास 3 किलो. रेडियस है 40 सेंटीमीटर, यानी कि 0.4 मीटर. नहीं, फोर्स हो गया आपका 30 न्यूटन. नबी नहीं, तुम फॉर्मूला कौन सा लगा रहे? पहला तो आपको जो निकालना है टॉर्क, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन, तो उसके लिए मैं टॉर्क का ये फॉर्मूला लूंगा. टॉ इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा एंड टॉर इज इक्वल्स टू आर इंटू एफ, है ना. तो देयरफॉर आई इंटू अल्फा
इज इक्वल्स टू आर इंटू एफ। आई क्या आएगा, सिर्फ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा आर इंटू एफ, आर और ये आर गया, अल्फा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम आर। एफ कितना है 30 न्यूटन, एम कितना है 3, रेडियस कितने का है 0.4। ओके, 1 जा 10 जा 10 अपॉन 0.4, इसको 100 अपॉन 4 लिख सकते हैं। अरे भैया 10 अपॉन 0.4 को डेसिमल को एक डिजिट आगे सरका दो ना, तो 100 अपॉन 4 लिखा जा सकता है ना। तो फिर अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये अल्फा आया। और दूसरा वाला तो बहुत आसान है, लीनियर एक्सेलरेशन। अगेन सर्कुलर मोशन चैप्टर याद करो, मैंने रिलेशन पढ़ाया था लीनियर एक्सेलरेशन। अरे सर्कुलर मोशन का है, यही चैप्टर याद करो। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, जरा टटोलो तो जरा। अभी स्टार्टिंग का सबसे पहला एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का कुछ आपको रिलेशन नजर आया? बोल बोला दीवा, वेट मत कर, बोल दे आर इंटू अल्फा। अरे भैया दिमाग के ढक्कन खोलो, है ना। ए इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा, एमर क्या ये ऐसा क्या कर रहा है, क्या खुजारा नहाया नहीं कहते से? हाँ बोल, ए इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा, ए इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा, ए इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा। तो ये भैया फॉर्मूला है ना, सर्कुलर मोशन से निकाले थे ना अपन ने, वो यहाँ पर भी लागू है, ए इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा। अब अपने पास अल्फा भी आर भी है, आर कितना है 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 इंटू अल्फा कितना है 25, मतलब 10 हो जाएगा ये। 4 इंटू 25 100 होता ना, डेसिमल है ना एक जगह। ये हो गया ना, नहीं भी हुआ तो मैं मेट रहा। To maintain a rotor at a uniform angular speed of 200 radian per second, an engine transmits a torque 180 Newton meter. What is the power required by the engine? What is the power required by the engine? फिर उसमें कुछ नोट करके लिखा हुआ है, नोट यूनिफॉर्म
एंगुलर वेलोसिटी in the absence of friction implies zero torque. In practice, applied torque is needed to counter frictional torque. Assume engine is 100% efficient. जितना बड़ा क्वेश्चन है छटक भर का उसका आंसर है। बोल फिर क्या? अब दानियल बोल रहा है यस सर, आई थिंक दानियल नोज द आंसर। चलो पहले तो कंसेप्ट को समझते हैं, इतना लंबा चौड़ा क्या दिया उसने यहाँ ब्रैकेट में। देखो एक रोटर मतलब क्या, मशीन का गोल घूमने वाला मशीन, वो पुर्जा है, वो 200 रेडियन पर सेकंड से लगातार घूम रहा है और आपको लगातार उसी स्पीड में घुमाने के लिए टॉर्क लगाना पड़ रहा है 180 न्यूटन मीटर का। तो उसके लिए इंजन का पावर क्या होना चाहिए, है ना भाई? सबसे अच्छा जो ज़्यादा दिमाग नहीं चलाता वो बोलेगा सर ओमेगा दिया हुआ है, टॉर्क दिया हुआ है, पावर पूछा हुआ है, पावर इज इक्वल्स टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। आंसर आ गया, हाँ आंसर आ भी जाएगा, वही आंसर है। बट पूरी बात को समझो अच्छे से, इसने आगे भी कुछ बोला है। थोड़ा सा आप सोचेंगे, अगर जिसको फिजिक्स का थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज है, थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज है, वो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ सोचेगा, बोले यार देखो अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक उसको कोई फोर्स नहीं लगता। तो कोई चीज़ को यूनिफॉर्म मोशन में चलने के लिए, कोई चीज़ को यूनिफॉर्म मोशन में चलने के लिए कोई फोर्स नहीं लगता, है ना? तो आप सोचेंगे अच्छा मतलब मैं अगर गाड़ी 80 की स्पीड पे चलाना चाहता हूँ तो 80 की स्पीड पे लगातार चलने के लिए इंजन कोई फोर्स नहीं लगाएगा। नहीं रे बाबा, ऐसा भी नहीं है। ये जो मैंने बोला ना कि कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो कहाँ लागू है? फ्रिक्शनलेस सरफेस पर। जैसे मान ले तुम स्पेस में हो, स्पेस समझ आता ना भैया, बाहर है ना, आजू बाजू कुछ भी नहीं है ना, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं, कोई भी गैस नहीं, कुछ भी नहीं। तुम एक बार अपने इंजन स्टार्ट करके छोड़ दो और बंद कर दो इंजन, तुम्हारा जो रॉकेट है वो लगातार कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा, बिना कोई इंजन के, बिना कोई फ्यूल बर्न करे, वो रॉकेट लगातार चलता रहेगा, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ओबे कर रहा है, क्योंकि उसको यूनिफॉर्म मोशन में जाने के लिए कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फिर जब वो रॉकेट अपना बर्न चालू करता है धाड़ करके, तो उसकी स्पीड बढ़ती है। स्पीड क्या होती है? बढ़ती है। तो उसको यूनिफॉर्म मोशन में चलने के लिए कोई फ्यूल बर्न करने की ज़रूरत नहीं, इंजन जलाने की ज़रूरत नहीं, है ना? मगर असल ज़िंदगी में यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जब रोड पर आप गाड़ी चलाते हैं, 1000 किस्म के फ्रिक्शन फोर्स लगते हैं, उसको ज़मीन का लगता, हवा का लगता, जिसके कारण आपका जो गाड़ी का स्पीड क्या हो जाता? स्लो हो जाता। अगर मान लो ऐसा होता हमारे अर्थ पे कि आजू बाजू कोई एटमॉस्फेयर नहीं और सरफेस भी फ्रिक्शनलेस है, तो गाड़ी को भी 80 की स्पीड में चलाने के लिए कोई अपने को इंजन को पावर देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप बस चालू कर दो, एक्सीलेटर मार के छोड़ दो एक बार, बाद में बंद कर दो, न्यूट्रल पे डाल दो गाड़ी को, वो चलती रहेगी 80, है ना? बट ऐसा हो नहीं सकता यहाँ पर। तो यहाँ पर लगातार फ्रिक्शन मौजूद है। जो फ्रिक्शन क्या कर रहा है? लगातार स्पीड को कम कर रहा है। तो वो लगातार स्पीड को कम कर रहा है, इसीलिए स्पीड को मेंटेन करने के लिए अपने को फोर्स लगाना पड़ता है ना? यहाँ पर अर्थ पे, इन प्रैक्टिस, इन रियल लाइफ
वही बात यहां बोल रहा हूं, अगर यहां पर मान लो जैसे ये पंखा यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा ना, अरे हाँ या ना बोलो, यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा, अंदर एक मोटर है जिसको लगातार बार बार क्या करे, टॉर्क लगा रही और उसको घुमा रही है कि नहीं। अगर ये रूल यहां लगाऊं तो मैं बोलूं थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो, थोड़ी देर के लिए आजू बाजू कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, उसके अंदर मशीनरीज में भी कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तुम बटन बंद कर दो, क्या होगा, पंखा बस घूमते रहेगा, है ना भाई, खर्चा ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी का, तो फिर है ना, एक बार फुल पे करके बटन बंद कर दो तो बोले अब पंखा बस घूमते ही रहेगा, आपको नॉन स्टॉप वही स्पीड से घूमते रहेगा, एंगुलर स्पीड से। बट मसला क्या है कि रियल लाइफ में क्या मौजूद है, फ्रिक्शन, तो इसको लगातार सेम स्पीड पे घुमाने के लिए क्या लगता है, टॉर्क, और वही टॉर्क जो है आपका क्या है, वो दिया हुआ 180 न्यूटन मीटर है। तो उसने बोला कि भाई ये यूनिफॉर्म स्पीड पर है और पता लगा पावर कितना सप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 100% एफिशिएंट क्या हो रहा है, वो याद करो, वर्क एनर्जी एंड पावर आपने पढ़े चैप्टर, जो आप पावर सप्लाई करते जरूरी नहीं पूरी की पूरी मशीन को मिल जाती है ना, पूरा का पूरा काम में ले लेती हो, कई बार वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता हो, है ना। मगर इसने बोला ऐसा मान के चलो ये मशीन 100% एफिशिएंट है, मतलब जो तुम जितना पावर सप्लाई दोगे वो पूरा का पूरा पावर कन्वर्ट करेगा। तो मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं, पावर सप्लाइड इज इक्वल्स टू पावर जनरेटेड। पावर जनरेटेड क्या आएगा, टॉ इंटू ओमेगा। टॉ कितना है 180, ओमेगा कितना है 200, 36,000 वैट, यानी कि 36 किलो वैट ये रहेगा पावर सप्लाइड। आपको इतनी की पावर सप्लाई देना पड़ेगी, 36 किलो वैट। आया समझ में? तो छटाक भर का आंसर था उसका, ये हो गया ना।
What is the magnitude of force? A flywheel of mass 25 किलोग्राम, फ्लाईव्हील डिस्क की तरह पकड़ के चलो, जिसका मास 25 किलो है, और मान लो वो रोटेट कर रहा है कुछ इस तरह से, कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने हिसाब से ले रहा हूँ, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है। तो जो दिया हुआ लिख लेते हैं, मास दिया 25 किलो, रेडियस दिया 0.2 मीटर और लीनियर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। कितने राउंड मारता है एक सेकंड में, 1 मिनट में दिया हुआ है ना वो। तो मास दिया हुआ है 25 किलो, रेडियस 0.2 मीटर्स और नंबर ऑफ राउंड पर मिनट 250 रोटेशंस पर मिनट, यानी 250 अपॉन 60 RPS, यानी कि 25 अपॉन 6 RPS रोटेशंस पर सेकेंड। और उसको लाके तुमको मतलब कोई तो भी स्पीड से घूम रहा होगा वो पहले, और फिर तुमको रोकने का फाइनली इसको, और कितनी देर में रोकने का है? 20 सेकेंड में, 20 सेकेंड्स में। तो उस चीज़ को रोकने के लिए टॉर्क कितना लगेगा और फोर्स कितना लगेगा? टॉर्क निकल गया तो फोर्स भी निकल ही जाता। समझ रहे क्या सीन आप? है ना? इमेजिन करो एक डिस्क जैसा कुछ है और वो घूम रहा, गोल गोल जर्र घूम रहा। अब तुम क्या करेंगे? उसकी पकड़ के उसको ऐसा फोर्स लगा के उसको तुम रोकने वाले हो, है कि नहीं? तो भैया वो जो फोर्स लगा के तुम उसको रोकने वाले हो, ऐसा पकड़ के एकदम उसके डिस्क को, वो टेंजेंशियल फोर्स रहेगा। तो भैया अब वो पूछ रहा है तुमको टॉर्क कितना लगाना पड़ेगा उसके लिए। कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे? तो बोले यार देख, टॉर्क के 2 फॉर्मूले जानते हैं, R इंटू एफ, आई इंटू अल्फा। प्रॉब्लम ये है R तो है, F नहीं है। अगर R इंटू एफ वाला यूज़ कर रहे हैं हम, तो R तो है, F नहीं है। F कहाँ निकलेगा? तो बोले मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है मगर लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है। यार ये लंबा हो जाएगा। मैं बोला एक और सोच, I इंटू अल्फा करके है अपने पास एक और फार्मूला। I है, बोले कहाँ से आया? I कहाँ दिया हुआ है? मास और रेडियस दिया हुआ है ना, तो mr² अपॉन 2 से अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, है कि नहीं? अब अगर मैं टॉर्क का फॉर्मूला यूज करूं I इंटू अल्फा, यानी mr² अपॉन 2 इंटू अल्फा, तो उससे मैं अल्फा निकाल सकता। हाँ बोले निकल जाएगा। बोले उससे क्या फिर, है ना? अब अगर समझो, नहीं टॉर्क निकालना है, सॉरी, उससे नहीं, अल्फा वहां से नहीं निकालेंगे अपन। इनिशियल एंगुलर स्पीड दिया हुआ है क्या? हाँ दिया नहीं है। देखो इधर मैं काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज कर रहा हूं, देखो कौन सी? फाइनल एंगुलर स्पीड का, फाइनल एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर स्पीड प्लस अल्फा इंटू टी। मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। फाइनल एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर स्पीड प्लस अल्फा इंटू टी। क्योंकि मेरे पास टी है, मेरे पास ओमेगा है। बोले ओमेगा कहाँ है? इसने बोला ना कि आखिर में रेस्ट पे आ जाता। उसने क्या बोला? आखिरी में रेस्ट पे आया तो ओमेगा 0 हो जाता। तो बोले ठीक है भाई, मैं लिखूंगा ओमेगा ये 0 हो जाएगा 2 पाई n0 प्लस अल्फा इंटू टी। ओके, अभी अल्फा इंटू टी को इधर ला लो। देयरफॉर अल्फा इंटू टी इज इक्वल टू -2 पाई n0। देखो अल्फा नहीं, अल्फा नहीं, हाँ अल्फा ही, हाँ, -2 पाई n0 अपॉन टी। तो देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू -2, पाई को अभी पाई रहने देता हूँ मैं, n0 कितना बोला हुआ है? 25/6, और टाइम कितना बोला उसने? 20 सेकेंड। तो 1 जा 10 जा, फिर 5 2 जा 5 5 जा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू -5 पाई अपॉन 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये अल्फा आ गया मेरे पास, है ना? अब अल्फा आ गया, अब टॉर्क निकाल सकता हूँ मैं कैसे? I इंटू अल्फा के फॉर्मूले से। I क्या आएगा? mr² अपॉन 2। अल्फा क्या रहेगा? चलो अभी अल्फा ही रख देता हूँ मैं। फिर अब क्या करेंगे आगे? m मास कितना है इसका? 25 किलो। रेडियस कितना है?
0.2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 0.04 अपॉन 2। अल्फा की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड लेना उसका 5 पाई अपॉन 12, देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल्स टू, चलो करो कैलकुलेट कितना आ रहा देखो। क्या क्या चीज 5.12 कैसे आया, वो ऊपर से अल्फा नजर आ रहा यार, इसका डेडिकेशन देखकर मेरा दिल वो पिघल जा रहा, अपना दिल दरिया है तुमको मालूम। खोल रहे बात दरवाजा, आओ रे अंदर, तब आंसू आ जा रहे मेरे को यार। फिजिक्स के लिए इतना डेडिकेशन कि वो दूसरे कमरे की खिड़की में से झांक के पड़ रही। ये नहीं रे बाबा, दानियाल अबे 2 मिनट की बात है, तुम जो बोलना वो नहीं बोलते सर को। पिछली बार सर ने वादा किए थे फेब में, है ना, उनको जाने के बोलना, वादा कहाँ गया बोलना आपका। मुसलमान की जबान बोले, आप पीछे नहीं हट सकते। पहले पता लगाओ टॉर्क कितना आ रहा। ये यहां से आया अल्फा, अल्फा यहां से आया देखो, ओमेगा रुक गया, डिस्क रुक गया था, तो उसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी 0। शुरुआत में वो इसकी स्पीड ये थी कितनी, बोले 1 सेकंड में 25/6 राउंड मारता है n0 की वैल्यू। तो ये फॉर्मूले से अपन ने अल्फा निकाले, फिर वो अल्फा की वैल्यू इसमें डाल दी, ठीक है। और अब ये हो जाएगा वैल्यू 1.26 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दिस शुड बी द आंसर। 1.26, इधर ध्यान बेटा, 1.26 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये रहेगा टॉर्क। अब अगर ये टॉर्क है तो फोर्स क्या है, तो देखो टॉर्क का फॉर्मूला अपन जानते, R इंटू एफ, तो फोर्स क्या हो जाएगा, टॉर्क अपॉन रेडियस, यानी 1.26 डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है आपका 0.2, तो वो हो जाएगा फाइनली 3.15 न्यूटन, 3.15 न्यूटन। फिर आखिर एक प्रॉब्लम,
चलो, जिसने ये सॉल्व करके बता दिया उसको इनाम। वो नहीं बताऊंगा इनाम क्या। मॉड्यूल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इस पे। मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, वो जम गया तो तुम कुछ भी कर सकते फिर इसके। क्या हुआ, ये देखो एक रॉड पी क्यू है, मास कैपिटल एम, लेंथ कैपिटल है, और वो पॉइंट पी पे एक उसमें फंसा हुआ है। ये हिंज में, हिंज बोले तो कैसा, तुम ऐसा समझो एक छेद है उसमें कुछ फंसाया हुआ है जिसकी वजह से वो रोटेट हो सकता है उसके आसपास। ये ऐसा कुछ इस तरह से ये रोटेट हो सकता, मगर एक रस्सी की मदद से तुमने उसको क्या करे, हॉरिजॉन्टली होल्ड करके रखे। फिर उसने बोला कि एक आपने क्या करे, बाद में रस्सी को कट कर दिए। अब जाहिर बात है नीचे आ जाएगा, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा वो पता लगाओ। सोचो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आएगा। फॉर्मूला वही लगेगा जो अपन ने थोड़ी देर पहले लगाया था, आर इन टू एफ इज इक्वल टू आई इन टू अल्फा। देखते हैं कौन सही दिमाग लगाता है। रॉड ने रोटेट किया, पहले एक बात बता मुझको, थर्ड आएगा कैसे, कैसे? अच्छा एक बात बता, रॉड ने रोटेट किया, जैसी रस्सी कट होगी रॉड रोटेट करता है ना, रोटेट कर रहा ना। अच्छा, सेंटर ऑफ मास पे रोटेट कर रहा कि एंड पर रोटेट कर रहा? एंड पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml²/3। तो जैसा कि आप जानते हैं, सिंस टॉर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं R इंटू एफ और साथ ही साथ I इंटू अल्फा, तीनों होते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा देयरफॉर R की वैल्यू क्या आएगी। अच्छा देखो, अब यहां R क्या आएगा, R परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बॉडी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या रहेगा बताओ इधर, स्मॉल r की वैल्यू क्या रहेगी। इस रॉड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना रहेगा, कैपिटल L। याद करो इस चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट क्या था, सेंटर ऑफ मास। चैप्टर का पूरा सेंटर ऑफ मास क्या होता है, पूरी बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब मैंने क्या बोला था कि बॉडी का अगर एक्शन आपको नापना हो तो कहाँ से नापते आप, सेंटर ऑफ मास से नापते। वो टॉर्क के प्रॉब्लम में किए थे अपन एक ऐसे कुछ क्वेश्चंस, है ना।
तो अब ऐसा है कि जब आप देखते हैं कि ये रॉड ऐसा रोटेट किया, पहले तो मैं बोलूँगा नीचे गिरा हो, क्यों गिरा, किसके कारण गिरा हो, उसके वजन की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ एक्ट होता है, उसके सेंटर ऑफ मास पे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको आप mg लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास पे एक्ट होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, L/2। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि भैया देखो r की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, L/2। फोर्स को क्या लिख सकते हैं, mg। I को क्या लिखेंगे, ml²/3 इंटू अल्फा। सॉरी, हाँ वो तो सी तो आ रहा। अब देखो m गया, m गया, l गया, l गया, अल्फा निकालना था। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3g/2m। अल्फा इक्वल टू 3g/2m। दिस इज द आंसर, है ना। इस तरह से आता है ये क्वेश्चन। प्रॉब्लम हो गया, एक कुछ नोट की पॉइंट्स लिखा के दे रहा हूं, शॉर्टकट फॉर्मूले। हाँ होगा ना, टेस्ट भी होगा। उसका चेक ही नहीं हो पाया अभी तक के। कल होगा वो चेक, क्योंकि आज आते शाम को रोलिंग मोशन पढ़ाने का है। इधर ध्यान दो।
तो ये कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले लिख के रखो कि अगर मान लो इस तरह की सिचुएशन आती है कि एक कोई तो भी एक ऑब्जेक्ट है, ये हॉलो सिलेंडर हो सकता है, सॉलिड सिलेंडर हो सकता है, रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है ना, या कोई भी व्हील, फ्लाई व्हील या कुछ भी हो सकता है। उसके ऊपर आपने एक रस्सी लपेट कर नीचे एक मांस लटकाया हुआ है ना, और आप उसको छोड़ देते हो नीचे, तो भाई ये धर 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 नीचे गिरेगा। ओके, और उस सिचुएशन में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, पॉइंट मास का, रस्सी में टेंशन कितना क्रिएट होगा, है ना, और इसकी वेलोसिटी नीचे एच, हाइट एच तक गिरने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी, और उसकी एंगुलर, ये रिजिड बॉडी का एंगुलर स्पीड क्या रहेगा। ये सब चीज़ें आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगी, है ना। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है सब चीज़ों को कैलकुलेट करने का। चलिए फिर 5 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको रिवीजन के लिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के। लिखो फटाफट।